नमस्कार, मैं नैना नाइक, नया लक्ष्य एचआर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की डायरेक्टर में एचआर के क्षेत्र में मेरा 27 साल का अनुभव रहा है। पिछले 10 साल से एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली 225 एमएसएमई के साथ आज तक काम कर चुकी हूँ। एमएसएमई के साथ काम करते करते मुझे ये पता चला है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कल्चर में ढालने के लिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास उनके सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और उनका एक ब्रांड होता है। तो कर्मचारी उनके साथ काम करने में हमेशा अपनी चाह दिखाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके साथ बहुत सालों तक काम करते हैं। लेकिन एमएसएमई जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिनके पास 15, 20, 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनको ये बहुत दिक्कत होती है कि अच्छे टैलेंट को वो कैसे अपने पास रखें, उनका भी ग्रोथ करें और उनकी सहायता से अपनी कंपनी का भी ग्रोथ करें। ये उनको बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा ही आता है। अब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस तो सेट कर सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकल है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है वो ह्यूमन है। ह्यूमन जैसा कि आप जानते हैं साइकोलॉजिकली ऑपरेट करते हैं। अब ये जो लोग जो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में काम करने आते हैं, वो अलग अलग दिशा से आते हैं, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग मानसिकता से आते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। तो जाहिर है कि फिर उनका जो सोचने का तरीका है, उनका काम करने का तरीका है, उनके रिजल्ट्स पाने का जो तरीका है और रिजल्ट्स देने का जो तरीका है, वो सब अलग अलग ही होता है। तो उनको अगर आप टेक्निकली देखने जाएंगे तो या फिर टेक्निकली उनको सेट करने जाएंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी आइडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके साथ हम उनको अपने ग्रोथ के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएसएमई के बारे में। भारत में और पूरी दुनिया भर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सर्व करती है। अब ये बड़ी कॉर्पोरेट्स चलाने के लिए जो उनके वेंडर्स रहते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ऐसा भी है कि कोई स्वतंत्र स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस है कि जो शायद कॉर्पोरेट्स को सर्व नहीं करते, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। अब इन सभी को एम्प्लॉयज तो लगते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉय लगते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स में, वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी एम्प्लॉय लगते हैं। अब ये जो अलग अलग जगह से आए हुए एम्प्लॉयज हैं उनको अपने साथ जोड़ना, उनको अपने साथ रखना और हमारा जो विजन है उसको पाने के लिए उनको तैयार करना, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैसे ही चैलेंजिंग काम हो रहा है आज। इसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। अब हम 60 या 70 दशक के एम्प्लॉयज़ अगर लेंगे तो उनका एक था कि भाई एक कंपनी के साथ जुड़े रहो, 20, 25, 30 साल उनके साथ काम करो और उन्हीं के साथ फिर उसी कंपनी के साथ रिटायर हो जाओ। तब इतना कंपटीशन है वो नहीं था। लोगों की जो बढ़ने की जो चाह है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उतनी नहीं थी। जहाँ पर है, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, बस उसी के साथ काम करते रहना, धीरे धीरे जो भी इंक्रीमेंट मिले उसको सहर्ष उसका स्वागत करना, यही उनका ध्येय रहा है आज तक। लेकिन आजकल के जो एम्प्लॉयज हैं, तो जैसे टेक्निकल हो या फिर आजकल की जो ग्लोबल अवेयरनेस जो आया है, एआई अभी आया है, गूगल है, और इस तरीके से उनको सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता चल जाता है। मैंने देखा है कि जो फ्रेशर एम्प्लॉयज हैं, जो जैसे फ्रेशर ग्रेजुएट्स रहते हैं, वो भी अगर इंटरव्यू में आते हैं और इंटरव्यू होने के बाद वो पूछते हैं कि आपकी सिस्टम्स क्या है, आपके पास पॉलिसीज तैयार है क्या, आपका जो लीव का या जो फिर इनकम के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो आपके यहाँ होती है क्या, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपके यहाँ होती है क्या, ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है, आपके अगर जो प्रोडक्ट है वो अगर सोशल कॉज को इफेक्ट कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो भी आजकल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो ये नई जनरेशन है, वो हमको बताती है कि ये आप जो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशली वो इतना
अच्छा काम नहीं कर सकती है या फिर सोशली कुछ गलत इफेक्ट दे रही है, तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इस तरह के जवाब हमको मिलते हैं इंटरव्यू में। ये पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो आप जो हमको काम देंगे वो हम ठीक तरह से करेंगे, ये मेरा रेज्यूमे है, मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, आपकी जो सैलरी है वो मुझे मंजूर है। लेकिन अब वो सिनारियो नहीं रहा। मालिक और नौकर का रिश्ता तो पहले जमाने से है। हम हजारों साल अगर पीछे जाएंगे तो भी हम देखेंगे कि मालिक थे, नौकर थे, अर्थात उनका जो काम करने का तरीका था, जो तौर तरीके थे, जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस थे, तब अलग थे। उसके बाद अगर हम कुछ सेंचुरीज आगे आएंगे, तभी के जो तौर तरीके वो अलग थे। तभी भी हम देखेंगे कि जो लोग होते हैं उनको ना काम करवाने के लिए लोग लगते थे, और जो लोग काम करने के लिए आते थे उनको भी अपना घर चलाना था, उनको भी अपनी जो टैलेंट थी उसके हिसाब से उनको काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम करते थे। आज भी सिनारियो कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है। आपके पास अगर 10, 15, 25, 100 लोग भी अगर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि उनको भी जरूरत है आपके जॉब की, और आपको भी जरूरत है उनकी, क्योंकि आपको जिस विजन तक पहुंचना है वहां तक ले जाने के लिए एक एम्प्लॉइज ही है जो आपकी मदद करते हैं। आपको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, आपको बैंक्स दे सकती है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपने फाइनेंस को लाया आपके बिजनेस में, फिर आपने मशीनरी लाई, कंप्यूटर्स लाए, टेक्निक लाई, आपने चलो सिस्टम और प्रोसेस भी बना दिए, लिख दिए, सॉफ्टवेयर में भी डाल दिए, लेकिन आखिर उनको चलाने वाले जो है वो इंसान है, वो ह्यूमन है। और ह्यूमन रिसोर्स इसी बलबूते पर, इसी बेसिस पर बना हुआ है, और उसका जो मैनेजमेंट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स हो, बिग कंपनीज हो, या फिर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, या चाहे आपके पास ऐसे लोग हो कि जिनके पास हुनर है, टैलेंट है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास एजुकेशन है और आप उनसे एक तरीके का नहीं, 2-3 तरीके का काम करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है ह्यूमन। और इनको चलाना है, इनके साथ अपनी ग्रोथ लाना है, तो इनका मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 10 साल से, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारे, मैंने आज तक इतने लोगों के साथ काम किया है, तो देखा है कि ये जो ह्यूमन है, ये जो अपने एम्प्लॉइज है, उनको अगर आप ठीक से नर्चर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सालों तक टिके रहेंगे। जरूरी नहीं है हर साल आप इंक्रीमेंट ज़्यादा दो, पैसे तो बाद में आते हैं, उसके पहले आता है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं। आप उनको जो काम दे रहे हो तो उनको क्या पता है कि आप उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं, क्या वो एट पार है इंडस्ट्री से, बाहर जो लोगों को मिलती है, क्या हम उतनी सैलरी देते हैं। जो उनको ऑलरेडी सैलरी है, जहाँ कहीं से वो छोड़ के आपके पास आए हैं, क्या आप उनको उससे ज़्यादा दे रहे हो, आइदर सैलरी, या जैसे मैंने बताया कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। सैलरी तो टेंजिबल होगी ना, लेकिन नॉन टेंजिबल आप उनको क्या दे रहे हो। क्या आप उनके करियर ग्रोथ में उनकी मदद कर रहे हो, क्या आप उनको ह्यूमन बिहेवियर से उनको पेश आ रहे हो। अगर उनकी कोई गलती होती है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए, या आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या आपको कोई हाई एजुकेटेड एचआर का कोई आदमी आपके पास या कोई रखना चाहिए तो ही आप ये कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स ये वर्ड ही बताता है कि जो एम्प्लॉय है उनका रिसोर्स, जैसे हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस है, मशीनरी है, आपका जो रॉ मटेरियल है, या फिर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आपके कल्चर में ढालना और उनको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस जो ये जो सत्र है उसका नाम
टॉपिक मैंने रखा है कि जैसे HR कल्चर एंड नर्चर, ह्यूमन रिसोर्स कल्चर एंड नर्चर। और ये जो हमारा पूरा टॉपिक जो चलने वाले हैं आगे के आने वाले सारे पॉडकास्ट में और सारे सारे सत्रों में, उसका विषय है MSME एंड HR मैनेजमेंट। तो मेन टॉपिक है MSME और HR मैनेजमेंट, और उसमें हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स कल्चर एंड नर्चर। MSME के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो मेनली ये होते हैं कि अच्छे टैलेंट उनके पास आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। दूसरा चैलेंज होता है जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो नए एम्प्लॉयज़ को अपने साथ जुड़ने नहीं देते या उनके साथ इतनी सहजता से बर्ताव नहीं करते, और फिर वो जो नया एम्प्लॉय है वो बाद में थक हार के निकल जाता है, चला जाता है। और ओल्ड एम्प्लॉयज़ जो है वो आपको जैसे नए तरीके से काम उनसे करवाना है वो नहीं करते, वो वही करते हैं जो इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो आपके प्रोडक्टिविटी में, आपकी ग्रोथ में इससे बाधा आ सकती है। और एक चैलेंज होता है कि जो लोग ऑलरेडी है, अच्छे भी है, ठीक से काम कर रहे हैं, ओके काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि ये मेरा JD है, ये मेरा टू डू लिस्ट है, या फिर ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे इस हिसाब से काम करना चाहिए। वो उसी तरह करता रहता है जिस तरह से वो हमेशा करता आ रहा है। आप उनको कितना भी बताओ अभी हमको तरीका थोड़ा बदलना है, अभी हमको इस तरह से ग्रोथ करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ नया काम मुझे दिया जा रहा है। तो उनको कैसे समझाना है कि आपका ही JD है, आपके JD में ही आप सुधार लाने की ज़रूरत है, इसलिए ये हम JD आपको नया दे रहे हैं, वो उनको पता लगाना या उनको पता कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए हर 3 साल के बाद उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। और एक चैलेंज आता है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। 1 साल के बाद इंक्रीमेंट के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन साल भर में काम क्या किया, रिजल्ट क्या दिया? जो काम आप कल कर रहे थे वही काम आप आज कर रहे हो, तो कल आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। चलो इन्फ्लेशन रेट से हम थोड़ा आपको इंक्रीमेंट दे देंगे, लेकिन फिर वो जो उनको ग्रोथ चाहिए उनकी सैलरी में वो आप उनको देना चाहते भी हैं तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी उतना ही है, वो तो नहीं बढ़ा है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे उनकी करियर ग्रोथ भी हो और आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी हो, और इसी तरह से फिर आप उनको जस्टिफाई कर सके और वो भी आपको जस्टिफाई कर सके कि ग्रोथ क्यों देना जरूरी है। और कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यू के वक्त आपको एग्जैक्टली क्या उनसे रिव्यू लेना है, किस तरीके का रिपोर्टिंग उनको हर महीने लेना है, किस तरीके से उनको आपने ट्रेन करना है, आखिर कौन से सब्जेक्ट्स है कि जिसमें हम आपको उनको ट्रेनिंग देनी है इतना तो पता है, लेकिन किस चीज़ में ट्रेनिंग देनी है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके काम के लिए ही ट्रेनिंग दें, उनको उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल में अच्छी ट्रेनिंग लेगा तो वो आपके कस्टमर के साथ भी अच्छी तरह से बात करेगा, उसको समझ में आएगा कि मुझे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से करना है। तो नेचुरली अगर वो ट्रेनिंग लेता है तो आपके कस्टमर के साथ भी उसी ट्रेनिंग के तौर पे बात करेगा और उसी तरीके से आपके प्रोडक्शन में ग्रोथ आएगी। दूसरा चैलेंज आता है कि उनका जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, हम सुनते तो है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉय को अवार्ड देना चाहिए, एम्प्लॉय का एक कोई पिकनिक होनी चाहिए, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने चाहिए, लेकिन जो लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा आपको खलता है। लेकिन वो क्या है ना कि हमारे यहाँ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, आधे लोग बाहर काम करते हैं, आधे लोग यहाँ काम करते हैं, तो उनका एक साथ मेल मिलाप हो नहीं सकता है, वो कैसे करेंगे? या फिर प्रोडक्टिविटी ही इतनी नहीं है और अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो हम बर्थडे अगर सेलिब्रेट करेंगे या पिकनिक पे भेजेंगे तो उनको शायद ऐसा लगेगा कि सब इजी चल रहा है, तो वो सीरियस नहीं हो पाएगी काम के लिए, ऐसा शायद आपको लग सकता है। इसको कैसे अटेंड करना है, इसको कैसे रिजल्ट देना है, ये जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है इसको कैसे बनाना है, ये हम देखेंगे अगले ये जो मेरा 8 सेशंस आने वाले हैं उसमें हर टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इन चैलेंजेस के लिए हमारे पास क्या जवाब है? तो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे, उसमें रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना सीखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्या की रिजल्ट बनाना सीखेंगे, ट्रेनिंग्स किस तरीके की देनी है उसकी हम जानकारी लेंगे, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कैसे करनी है,
अपॉइंटमेंट लेटर कब देना है और ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में क्या फर्क होता है ये हम जानेंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर कोई बिना बताए एक्सपॉन्ड होता है, बस चला जाता है, पता नहीं कहाँ गया, तो उसके लिए कौन सा लेटर देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, उसको जॉब से निकाल देना चाहिए या फिर उसको बुलाना चाहिए। ऐसे कोई लोग हैं जो काम में बाधाएं लाते हैं, तो उनको क्या वार्निंग लेटर देना जरूरी है कि एम्प्लॉय काउंसलिंग से काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अगले सेशंस में मिलने वाले हैं। बहुत जगह ऐसे होता है कि ये तो रूटीन चीजें होगी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होगी, जैसे पीएफ कब देना है, मैटरनिटी लीव हमारे इंडस्ट्री में, मेरे जॉब के लिए, मेरे कंपनी में जरूरी है क्या, कब जरूरी है, ईएसआईसी जो है जिसको हम स्टेट इंश्योरेंस कंपलसरी है, वो हमको लागू होता है कि नहीं होता है, इसकी भी हम बात करेंगे, जिसको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कहा जाता है। तो बोनस देना, बोनस ये जो कंपनी एक्ट है उसके तहत देना चाहिए या बोनस हम जितना हमको मर्जी है उतना देना चाहिए। हमारी कंपनी में ये सारी चीजें जो है लेबर लॉज में बताई गई, ये लागू होती है कि नहीं होती है। हमारे पास तो 10 एम्प्लॉय है, हमारे पास तो 8 एम्प्लॉय है, हमारे पास 40 एम्प्लॉय है, लेकिन वो अलग अलग जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें काम करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें हमको लागू होती है, ये हमको सीखने मिलने वाला है या हमको देखने मिलने वाला है ये 8 सेशंस। टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अभी तो मतलब एचआर डॉक्यूमेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एआई में आप कीवर्ड्स डालो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, एआई में आप जेडी का नाम डालो, जॉब डिस्क्रिप्शन की अकाउंटेंट का जेडी चाहिए तो जेडी आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट हमको अलग तरीके से बनाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो भी टेक्नोलॉजी आई है बहुत ही अच्छी आई है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कीवर्ड्स क्या डालने चाहिए ये आपने समझना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने ऐसे कंपनियों में काम किया है जो कि एक ही इंडस्ट्री के हैं, उनकी कस्टमर बेस भी एक ही है, उनका काम करने के तौर तरीके भी एक ही है, लेकिन उनके कल्चर्स अलग है। कल्चर अलग होने की वजह से उनके पास जो लोग काम करते हैं उनके तौर तरीके, आपके खुद का जो विजन है और आपके खुद के जो कल्चर है वो अलग होते हैं। तो अगर आप एक ही तरीके का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक ही तरीके प्रोसेस एंड सिस्टम्स अगर आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल से या फिर एआई से, तो वो हर एक के लिए उपयोग में नहीं आएगा। आपकी कंपनी के लिए जो जरूरी है वो टेलर मेड बनाना बहुत जरूरी होता है, जो आपको चाहिए, जो आपका कल्चर है, जो आपको सूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि मैं 2 अलग अलग कंपनियों में काम कर रही थी जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। दोनों की इंडस्ट्री सेम है, दोनों की एक ही तरीके के कस्टमर बेस को सर्व करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इनका जो अकाउंटेंट है उसके काम में जैसे बैंक रिको आ गया, फिर जनरल वाउचर्स बनाना आ गया, कैश वाउचर बनाना आ गया, उसके साथ में इसको ये भी काम है कि वो पेमेंट का फॉलो अप करें, या फिर जो भी इनवॉइसेस है, पीओ आ गया, इनवॉइसेस आ गया, उसका फॉलो अप करें। और इनके पास ऐसा था कि भाई ये अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये काम जो है वो जो हमारा फील्ड सेल्स में जो आदमी जाता है उसी का काम ये है कि वो फॉलो अप करे, पैसे लाए, जो भी काम है। और अकाउंटेंट का काम इनके यहाँ ऐसा है कि वो सैलरीज भी बनाए और अटेंडेंस भी ले, उनका जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट का काम है, भी अकाउंट्स का नहीं है। अकाउंट्स को खाली एक अटेंडेंस के साथ उनका सैलरी के नंबर्स दे दो, वो बैंक में क्रिएट कर देंगे। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया। इसी तरह से आपकी जो कंपनी है, आपके जो तौर तरीके हैं, आपका जो कल्चर है और आपका जो विजन है, उस हिसाब से ही आपको आपके सिस्टम्स और प्रोसेस बनाने जरूरी हो जाते हैं। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स और किसी और का ह्यूमन रिसोर्स, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो और किसी और के एम्प्लॉइज, उनके साथ किस तरीके से आपको प्रोसेस में उनको लाना है ये आप ही बेहतर जानते हैं। मैंने जब काम शुरू किया 2014 में, मैंने ये अपना प्रोफेशन शुरू किया एचआर में। उससे पहले मैं जॉब कर रही थी, मैं हेड एचआर थी एक कंपनी में, और वहाँ के जो तौर तरीके थे उस हिसाब से, और जो भी मैंने आज तक का एजुकेशन लिया है उस हिसाब
आगे मैंने पूरे 10 साल एमएसएमई के साथ काम किया और मैंने अपने कुछ वॉल्यूम्स बनाए। उन वॉल्यूम्स में मैंने एक एक टॉपिक जो है उसको एक्सपांड किया और इस तरह से किया कि कोई भी बड़े एमबीएस के जार्गन्स इसमें नहीं होंगे, कोई बड़ी बड़ी इसमें बातें नहीं होंगी, कोई ऐसे शब्द नहीं होंगे कि शायद वो आपको आपके काम में लाने के लिए आप सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो बड़े कॉर्पोरेट की चीज़ें हैं, ये मेरे लिए नहीं है। मेरी बात ये बड़े सिर्फ कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ही सहजता से, सरलता से, और जो आप यूज़ करते हैं शब्द, जो आप डेली रूटीन में जो काम करते हैं, ऐसे ही एकदम सिंपल वर्ड्स में ये 8 सेशंस में आगे के लेने वाली हूँ। इन 8 सेशंस में मैं कवर करने वाली हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होना चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह से होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है टू डू लिस्ट, उनके क्या काम होते हैं, हर दिन क्या काम होते हैं, हर महीने क्या काम होना चाहिए। हो सकता है कि साल भर में कितना क्या क्या चीज़ें उनसे आप अपेक्षा करते हैं। KRA की रिजल्ट एरिया वो कैसे बनाते हैं, आप उनको इंक्रीमेंट कौन से बेसिस पे देंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए। जो ज्वाइनिंग आप कराते हैं, नए एम्प्लॉयज आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ही आता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वो किस तरह से लेना है, और उसके बाद अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो उसका जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज है वो किस तरह से करनी है। इसका पूरा जो डिटेल है मैं आगे के 8 वीडियोस में बनाने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जरूर ध्यान रखिए कि ये जो 8 सेशंस है उसके बाद ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसको देखना है, समझना है, आपके साथ उसको के जो भी काम है, जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, ये जो मैं सेशन देने वाली हूँ उसका आपके इंडस्ट्री में, आपके क्षेत्र में, आपके कंपनी में उसका कैसा उपयोग करना है ये आप भली भांति उसमें समझ जाएंगे। उसके बाद जो होगा वो होगा कि हम जो अच्छे HR में जो स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने कुछ 30 साल 50 साल काम किया है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद HR के कोई विषय में PhD किया हो, या HR के कोई विषय में उन्होंने अच्छा काम आज तक किया हो, उनकी हम चर्चा सत्र रखने वाले हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि पॉडकास्ट, सो पॉडकास्ट शुरू होने वाले हैं। उसके बाद में HR के, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग आपके यहाँ आते और काम करते हैं, तो जो समस्याएं होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। वो कोई एक समस्या जो इस कंपनी में एक समस्या है वही दूसरी कंपनी में होना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसी सारी समस्याओं का हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम उन स्टॉलवर्ड्स को बुलाएंगे, उनका जो भी एक्सपीरियंस है उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हमारी कंपनी में जो समस्या है क्या उसका समाधान कोई इससे मिलता है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई कर्मचारी है या कोर टीम है जो कि अच्छे एजुकेशन से आई है, अच्छे बैकग्राउंड से आई है, और उनको आपको नर्चर करना है, तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं ये हम अगले पॉडकास्ट में देखेंगे। अब ये हमने जो शुरू किया है ये निरंतर चलता रहने वाला है, तो ज़रूर आप मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बहुत सारे रील्स भी बनने वाले हैं, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे विषय होंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि अगले 8 जो वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पे, उसमें मैं क्या कवर करने वाली हूँ वो मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, जो चर्चा सत्र हम उसके बाद में लेने वाले हैं, तो क्या होने वाला है ये हम जो करंट चर्चा सत्र है उसके एंड में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट चर्चा सत्र हम कौन सा, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है उसका विषय क्या रहेगा। तो आपको भी इजी रहेगा कि फॉलो करना कि अगला चर्चा सत्र आप देखें। और आपके कोई सुझाव है तो नीचे मेरे सारे क्रेडेंशियल्स भी आ रहे हैं, उसके साथ में मेरे सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ रहे हैं, तो उसमें आप जरूर हमको क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको अगर किसी विषय में आपत्ति बतानी है, कि अगर आपको कोई उसमें सजेशंस देने हैं, अगर आपको कोई लगता है कि ये जो विषय आपने बताया, ये जो आपने जो तरीका बताया इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा ऐसा सुधार आप लाए, आपको कौन से विषय ज़्यादा जानने हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, उसके बारे में भी आज आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप कांटेक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एक कांटेक्ट नंबर हमने आपको जो नीचे आ रहा है उसमें आपको पता चलेगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं।
जी हाँ, ये चर्चा सत्र जो हम शुरू करने वाले हैं उसका आज इंट्रोडक्टरी ये सेशन मैं ले रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आगे के 8 सेशन जो है वो इसी आधार पर होंगे कि आप अपने छोटे व्यवसाय में या बड़े व्यवसाय में, जो भी आपका व्यवसाय है, आपके पास 25-30 या 100 एम्प्लॉयज भी हो, तो उनके साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें करने हैं, सिस्टम्स और प्रोसेस लगाने हैं, उनके साथ बिहेवियर कैसा करना चाहिए, उनको क्या चीज़ें देनी चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उनको इंक्रीमेंट कौन से बेस पे देनी चाहिए, उनका आप संगठन करेंगे, उनका अगर टीम वर्क आपको चाहिए वो किस तरह से करना है। आपको चाहिए कि आपके पास जो अच्छे टैलेंट आए हैं, अच्छे एम्प्लॉयज आए हैं, वो आपके पास टिके रहे, आपके साथ लंबे समय तक काम करते रहे, उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि 8-10 साल से कोई एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है लेकिन आप उसके काम से खुश नहीं हो, तो खुशी खुशी वो कैसे आपके पास जॉब छोड़ के चला भी जाएगा, इसके भी टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। मैं मेरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी आज तक मैंने सीखा हुआ है, जो भी आज तक मैंने यूटिलाइज किया हुआ है, उसका सारा का सारा नॉलेज, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इन अगले 8 वीडियोस में देने वाली हूँ। तो जो अभी जो ये चर्चा सत्र होने वाले हैं या फिर जो अभी शुरू में जो मैं छोटे छोटे आपको जो क्लिप्स भेजने वाली हूँ, तो जिसमें एचआर के जो भी वर्टिकल्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो भी अलग अलग तरीके के जो मैं आपको सेशंस देने वाली हूँ, वो बेस है। उस बेस के हिसाब से आप अपनी कंपनी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज यहाँ देख रहे हैं, शायद ये जो वीडियोस हम डालने वाले हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में, एम्प्लॉयज अगर आप हैं, आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इसका आपको भी उपयोग होने वाला है। जरूरी नहीं आपके कंपनी में वो सारी सिस्टम्स हो या ना हो, अगर आपको खुद ग्रो होना है इंडस्ट्री में, अगर आपको आपका खुद का एक स्थान बनाना है, आपके करियर ग्रोथ में आपको अगर बढ़ोतरी लानी है, तो ये सेशंस आपके लिए भी है। तो जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी ये जरूरी है। जो एनजीओज है, जो कि सेवाभावी संस्थाएं हैं, उनको भी इसका उपयोग होने वाला है, क्योंकि आपके पास भी जो लोग काम कर रहे हैं, भले वो आपका मानधन देते हैं या नहीं भी देते, उनको भी जरूरी हो जाएगा ये सेशन, क्योंकि उनके पास भी आखिर ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो मानधन देने वाले या न लेने वाले, आखिर तो ह्यूमन ही है, एम्प्लॉयज ही है, तो उनको भी इन सेशन से बहुत फायदा होने वाला है। सो जुड़े रहिए इस सेशंस के साथ और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। साइनिंग ऑफ, नैना।